हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल फ्यूचर साइट यूपीएससी पर विजन आईएएस की जो 2023 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उनकी वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है। ये वीडियो सीरीज ना केवल 2023 के एग्जाम के लिए, बल्कि जो 2024, 2025 और जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में दो पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आगे भी सेम ही रहेगा। तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आगे आने वाले एग्जाम्स में छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन आगे एग्जाम के लिए भी, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट यूपीएससी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ इंपोर्टेंट डाटा, फैक्ट्स या फिर डायग्राम चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर साइट आरएस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 86th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज या आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। इनमें से कौन से डीपीएसपी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो हमने क्या पढ़ा है कि डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में दिए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक, उसमें से कुछ तो गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, कुछ सोशलिस्ट पर और कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स पर। तो उनमें से गांधीयन पे कौन से बेस्ड हैं वो पूछा गया है। पहला है टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। मतलब इक्वल जस्टिस, समान न्याय प्रदान करवाना, एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, और गरीबों को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करना। तो ये आर्टिकल 39A में आता है, जिसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान डीपीएसपी में जोड़ा गया था। और ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल को शो करता है, ना कि गांधीयन को। तो ये गलत हो जाएगा। ये डीपीएसपी तो है, आर्टिकल 39A में ये एक डीपीएसपी तो है, लेकिन ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल को शो करता है, समाजवादी सिद्धांत को। दूसरा है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों के पोषण का विकास करना, न्यूट्रिशन लेवल का और जीवन स्तर का विकास करना। एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और लोगों के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट करना, सुधार लाना। ये आर्टिकल 47 में, ये डीपीएसपी आर्टिकल 47 में दिया गया है, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था। और ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल को शो करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। की ग्राम पंचायतों का गठन करा जाएगा और उनको कुछ नेसेसरी पावर्स भी दी जाएंगी, अथॉरिटीज भी दी जाएंगी, ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, आत्मनिर्भर सरकार के रूप में वो काम कर सके। तो ये जो है वो आर्टिकल 40 हमारे संविधान का में जो डीपीएसपी दिए हैं, तो आर्टिकल 40 में ये प्रोविजन है इससे रिलेटेड, और ये गांधीयन प्रिंसिपल को शो करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो इसी को इफेक्ट में लाने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया और ग्राम पंचायतों का गठन करा गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 ओनली। तो सेम वही चीजें दी हैं जो हमने पढ़ी हैं। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल को शो करता है, दूसरा भी, और तीसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स को शो करता है। 87th क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following protections is या are available as a fundamental right under the Constitution to a person detained under a preventive detention law? अब ये preventive detention law क्या है? देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 22 में हमें ये तो पता है कि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन ये किसके फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण की बात करता है? तो ये उन व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है जो या तो गिरफ्तार किए गए हैं या फिर हिरासत में ले लिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो गिरफ्तारी और ये हिरासत में लेना, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में कौन से व्यक्ति आएंगे? जिनका जो है अदालत में मुकदमा भी चला है और उनका दोष भी सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो दोष सिद्धि के बाद दंडित करना, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसको उसके लिए 5 साल की सजा होगी, तो उसको उस समय पे हिरासत में रखना वो प्यूनिटिव डिटेंशन में आ जाएगा। फिर है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब निवारक निरोध। मतलब कोई व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति है कि, और उस पर ये शक है कि वो फ्यूचर में कोई ऐसा काम कर सकता है, कोई ऐसा अपराध कर सकता है जो किसी व्यक्ति के लिए या फिर पूरे देश की सुरक्षा के लिए हानि वो पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट भी हो सकता है ऐसा, जिस पर शक हो। तो इस व्यक्ति को क्या है, इसको पहले से ही, मतलब इसको शक होने के बेसिस से ही इसको हिरासत में लिया जा सकता है, और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। निवारक, प्रिवेंटिव मतलब कोई अपराध होने से पहले ही उस पर शक है कि वो व्यक्ति कोई, मान लो ए
नाम का अपराध को कर सकता है, और इस अपराध के होने से पहले ही उसे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो आर्टिकल 22 इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन में किससे रिलेटेड पूछा है? उन व्यक्तियों से रिलेटेड जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत हिरासत में लिए गए हैं, उनके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है आर्टिकल 22 में। पहला है द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंटिव इवन इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर कोई भी चीज पब्लिक इंटरेस्ट को, लोगों के हित को अगर हानि पहुंचाती है, उसके अगेंस्ट है, तो उन ग्राउंड्स को इस व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा। द डिटेंटिव मस्ट बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। तो ये प्रोविजन प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में तो सही है, लेकिन इस केस में ये गलत हो जाएगा। ये 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पे है। फिर है द डिटेंटिव मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। और इस डिटेंटिव को, मतलब जो ये व्यक्ति जिसको निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया है, इसको एक ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा जिससे ये अपनी, जो इस पर ये इल्जाम लगाए गए हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन ले सके। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 3 ओनली। सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्संस। आर्टिकल 22 ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो कि हिरासत में लिए गए हैं। डिटेंशन 2 प्रकार की है, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी हमने पढ़ा इसको पहले। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ अ कोर्ट। और इसी तरह से हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन भी देखा कि वो उन व्यक्तियों को हिरासत में लेता है जिन पर अभी ट्रायल नहीं चला है और ना ही कोर्ट ने कोई सजा उनको दी है। इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस, मतलब पीछे उन्होंने कोई अपराध करा हो उसके लिए इनको नहीं हिरासत में लिया जाता, बल्कि वो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अगर वो कोई अपराध करें ऐसी आशंका है तो तब उस वजह से इनको हिरासत में लिया जाता है। आर्टिकल 22 हैज 2 पार्ट्स, 2 इसके पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जो सामान्य कानून है उनसे रिलेटेड है, जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें आती है। और दूसरे पार्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उसमें आता है। तो द सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, जो ये सेकंड पार्ट है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्संस, वो ऐसे व्यक्तियों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर गिरफ्तार किए गए हो। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। और ये जो सेकंड प्रोविजन वाला जो प्रोटेक्शन है वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और एलियंस को भी, मतलब विदेशी लोगों को भी। द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, मतलब ऐसे व्यक्ति का जो डिटेंशन है, गिरफ्तारी है, वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकती अनलेस, लेकिन एक कंडीशन है, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। जब तक एक जो सलाहकारी बोर्ड है, जो एडवाइजरी बोर्ड है, वो एक सफिशिएंट कारण नहीं दे देता कि इसकी गिरफ्तारी को 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर कोई सफिशिएंट रीजन इस एडवाइजरी बोर्ड ने नहीं दिया है तो इसको गिरफ्तार 3 महीने से ज्यादा नहीं किया जाएगा। ऑप्शंस में 24 आवर्स दिया था, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंटिव, और किन आधारों पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो आधार इसको बताने जरूरी है, लेकिन however the facts considered to be against the public interest need not be disclosed, लेकिन वो आधार जो कि जनहित के खिलाफ हो सकते हैं तो उनको इसे बताना आवश्यक नहीं है। The detentive should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order, और जो ये डिटेंशन ऑर्डर, मतलब जिन आधारों पर इसे गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ उसको बोलने की या फिर सबूत इकट्ठा करने की उसे एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। A person has the right to be released after 24 hours, मतलब एक व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिलीज होने का अधिकार है, लेकिन ये किस केस में है? ये ऑर्डिनरी लॉ में है, मतलब प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में ये बात सही है। प्रिवेंटिव में 3 मंथ्स का टाइम है। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, मतलब ये जो 24 आवर्स का टाइम है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में एप्लीकेबल नहीं है। 88वां क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हैं और उनमें से बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला है रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल,
मतलब राष्ट्रपति शासन को रिवोक करना, राष्ट्रपति शासन को रद्द करना। प्रेसिडेंट रूल हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि राष्ट्रपति जब भी किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी असफल हो गई हो, राज्य सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, की डायरेक्शंस के हिसाब से काम ना कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रही हो, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट इस राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट रूल को रद्द करना है, मतलब मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है और अब उसको फर्दर जारी नहीं करना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट उसे क्या करेगा, रिवोक करेंगे। तो प्रेसिडेंट उसको उसके लिए रिवोक करेंगे। तो इस रिवोकेशन के लिए क्या प्रेसिडेंट को संसद की अनुमति की आवश्यकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक फर्दर उद्घोषणा करके, एक फर्दर प्रोक्लेमेशन करके राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसने रेस्ट्रेंड मतलब प्रतिबंध लगा दिए द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर पर। किस पावर पर? टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कि राष्ट्रपति शासन को और टाइम के लिए एक्सटेंड करना। मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, तो उसको कितने टाइम तक और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है? पार्लियामेंट की इस पावर पर 44वें संविधान संशोधन में प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू ओनली। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, मतलब एक सब्सिक्वेंट फर्दर एक उद्घोषणा लाकर राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट रूल को रद्द कर सकते हैं। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और जो ये फर्दर जो प्रोक्लेमेशन लाया जाता है, उद्घोषणा करी जाती है, उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती अगर रद्द करना हो तो। उसके बाद था The 44th Amendment Act of 1978 introduced a new provision to put restraint on the power of Parliament to extend a proclamation of President rule beyond 1 year. देखो, मान लो किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो उसको एक टाइम के लिए सिर्फ 1 ईयर, 1 साल तक ही उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर उसके बाद 1 साल के बाद उसको फर्दर बढ़ाना है तो एक बार में 6 महीने तक के लिए ही उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये जो 6 मंथ की एक्सटेंशन है, ये फर्दर 6 मंथ के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1 साल होने के बाद अगर फिर भी इसको एक्सटेंड करना है प्रेसिडेंट रूल को, तो उसको सिर्फ 6 महीने तक के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि या तो पूरे देश में या फिर किसी एक स्टेट में या फिर उसके किसी पार्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, तो उस स्थिति में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया हो कि जिस स्टेट में ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वहां पे इलेक्शन करवाना, फर्दर इलेक्शन करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों स्थितियों में ही ये 6 मंथ की एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है। तो ये जो प्रोविजन है 6 मंथ की एक्सटेंशन वाला, कि इस एक बार में सिर्फ 6 मंथ तक ही बढ़ाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल, इसको 44वें संविधान संशोधन में 1978 में जोड़ा गया था। पहले ये मूल संविधान में नहीं था। Thus it provided that beyond 1 year, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर बढ़ाना है, the president rule can be extended by 6 months at a time. एक बार में सिर्फ 6 महीने ही बढ़ाया जा सकता है। ओनली व्हेन, और वो भी केवल तब, द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब 2 शर्तें पूरी हो जाएं, जो हमने अभी देख ली। अगला क्वेश्चन है 89th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब जो संविधान सभा है उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज अ फुल्ली सोवरेन बॉडी, कि ये एक संपूर्ण संप्रभु निकाय है, यह एक संपूर्ण संप्रभु निकाय थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट कुड एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। मतलब अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अगर ब्रिटेन की संसद ने भारत से संबंधित अगर कोई कानून बनाया है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये उसको राइट था कि वो उसको एब्रोगेट और अल्टर, उसको बदल सकती है और उसको या तो चेंज कर सकती है या फिर उसको पूरा ही हटा भी सकती है। मतलब अगर ना मानना हो ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो कोई भी कानून सही नहीं लग रहा है, तो वो उसको डिनाई भी कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर प्रिंसली स्टेट्स नेवर ज्वाइन द असेंबली, की प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कभी ज्वाइन नहीं करा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया था, तो उसके बाद से प्रिंसली स्टेट ने भी आराम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सिर्फ पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है।
तो ए आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और जो ये सभी अभी हमने सभी पावर्स पढ़ी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी, वो उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से मिली थी। तो द असेंबली वाज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। और ये जो संविधान सभा है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा वो चाहती है, अगर उनसे दूसरे देशों से प्रोविजंस को बोरो करना है तो वो उधार ले सकते हैं, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो चाहे वो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे संबंधित ये स्टेटमेंट दी गई है। उनमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट 1919 था उस टाइम पे क्या हुआ था कि स्टेट्स पर जो सेंटर का कंट्रोल है उसको थोड़ा सा कम किया गया था। इसके लिए क्या किया गया कि जो भी सब्जेक्ट्स थे ना वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स और स्टेट सब्जेक्ट्स दो भागों में बांट दिए थे। हालांकि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज्ड ही था, यूनिटरी ही था, लेकिन स्टेट्स को कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी। और जो ये स्टेट सब्जेक्ट थे इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में वहां पे बांटा था, दो पार्ट्स में इस एक्ट में बांटा गया था, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर है इट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर विद अपर एंड लोअर हाउसेस, मतलब सेंटर में इसने क्या करा, बाइकैमरलिज्म को अपनाया। सेंटर में इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया जिसमें दो सदन जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस दो होते थे। तो सेंटर में क्या कराया गया, सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करा गया और स्टेट में स्टेट सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में ट्रांसफर्ड और रिजर्व में इसने बांटा था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर द एक्ट अथोराइज्ड स्टेट्स टू एनेक्ट देयर ओन बजट, स्टेट्स को ये अथॉरिटी दी गई, ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपना बजट खुद ही एनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि स्टेट्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई थी और उसमें एक कदम ये भी था, एक स्टेप, एक प्रोविजन ये भी था कि स्टेट अपना बजट खुद एनेक्ट करेंगे। फिर है इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख्स एंड एंग्लो इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि 1919 के इस एक्ट में सिक्स और एंग्लो इंडियंस को तो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवाया गया था, लेकिन मुस्लिम्स को 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, तो उसी में प्रोवाइड करवा दिया गया था, ना कि इसमें। मुस्लिम को तो पहले ही 1909 के एक्ट में ही सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवा दिया गया था और 1919 में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सटेंड करा गया था, जिसमें सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, उसके साथ ही जो इंडियन क्रिश्चियन थे और जो यूरोपियंस थे जो कि भारत में रह रहे थे, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवाया था। 91वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु एंड इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य इन द फिलोसफी ऑफ श्री वैष्णविज्म। He is famous as the chief proponent of the Vasishtha Dvaita school of Vedanta and wrote influential texts such as Bhashya. Which of the following personalities is being described in the passage given above? देखो इस पैराग्राफ में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से ये किससे रिलेटेड है। सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, तिरुवल्लुवर और श्री रामानुजाचार्य। देखो इसका सही आंसर है श्री रामानुजाचार्य। ये सभी इंफॉर्मेशन श्री रामानुजाचार्य से रिलेटेड है। अब हाल ही में क्या हुआ, वर्ल्ड की दूसरी बैठी हुई मुद्रा में वर्ल्ड की दूसरी मूर्ति को स्थापित करा गया और वो श्री रामानुजाचार्य की थी, जिसमें पंचलोहा मतलब 5 धातुओं, 5 मेटल्स का प्रयोग करा गया, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास और जिंक। इसलिए ये न्यूज में था, द इनर सैंक्टम डेटी ऑफ श्री रामानुजाचार्य इज बिल्ट ऑफ 120 किलोज ऑफ गोल्ड। श्री रामानुजाचार्य की इस मूर्ति का जो आंतरिक गर्भगृह है उसमें लगभग 120 किलो सोने का प्रयोग करा गया है। दिस कॉमेमोरेट्स द 120 इयर्स ऑफ द सेंट स्पैन ऑन अर्थ, और ये दिखाता है कि इन्होंने पृथ्वी पर 120 साल व्यतीत करे थे। और जो ये स्टैचू बनाया गया है इसको स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी भी बोलते हैं, मतलब समानता का स्टैचू। श्री रामानुजाचार्य के बारे में और इंपोर्टेंट बातें क्या है, पहला तो ये कि ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। He is the most respected आचार्य in the philosophy of श्री वैष्णविज्म। जो वैष्णविज्म का दर्शन था उसमें ये एक बहुत ही सम्मानित आचार्य थे। देखो ये एक वैष्णव संत थे, और ये राम की भक्ति करते थे, ठीक है। और ये किससे प्रभावित थे, वैष्णव संत थे, ये अल्लाहवार थे, जो हमने अन्यानार और अल्लाहवार हम पढ़ते हैं, तो ये
अल्लावार संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और कांचीपुरम के यादव प्रकाश इनके गुरु थे। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है रेडिएंट वन, मतलब जो प्रकाश देने वाला, दीप्तिमान जिसको बोलते हैं। हिज फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस फॉर डिवोशनल्स वर इन्फ्लुएंशियल टू द भक्ति मूवमेंट। हिज फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस फॉर डिवोशनल्स मतलब भक्तिवाद के लिए जो उनकी दार्शनिक नींव उन्होंने रखी, भक्तिवाद के लिए जो दार्शनिक नींव उन्होंने रखी थी, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही थी भक्ति मूवमेंट के लिए। मतलब भक्ति मूवमेंट के लिए, भक्ति आंदोलन के लिए उनकी जो दार्शनिक नींव उन्होंने बनाई थी भक्तिवाद की, वो बहुत ही प्रभावी रही थी। देखो रामानुजाचार्य का क्या मानना था। रामानुजाचार्य बोलते थे कि मोक्ष के लिए, अगर साल्वेशन चाहिए मोक्ष के लिए, तो उसके लिए जो है भक्ति आवश्यक है, ना कि ज्ञान। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ज्यादा महत्व दिया था और उनका यही फिलोसॉफिकल दर्शन भक्तिवाद के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। He is famous as the chief proponent of विशिष्टा द्वैतवाद स्कूल ऑफ वेदांता। देखो वेदांता के 6 सब स्कूल थे और उनमें से जो विशिष्टा द्वैत है, उनके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? उनके प्रमुख प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य। ही रोट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट, और उन्होंने काफी प्रभावी ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे कि भाष्य ऑन द ब्रह्मा सूत्रास एंड द भगवत गीता या फिर भगवता भाषा, ऑल इन संस्कृत। और ये सभी टेक्स्ट उन्होंने संस्कृत में लिखे थे। व्हाट इज विशिष्टाद्वैत? अभी विशिष्टाद्वैत क्या है? रामानुजाचार्य जिसके प्रमुख प्रवर्तक थे, देखो हम वेदांता फिलोसफी के मेनली 6 सब स्कूल पढ़ते हैं। अद्वैता जिसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? प्रोमोटर, जिसके प्रोपोनेंट कौन थे? मतलब प्रोपोनेंट मतलब जिसने उसको फैलाया था, उसके प्रवर्तक। तो अद्वैतवाद को किसने फैलाया था? अद्वैत जो वेदांत है उसको किसने फैलाया था? आदि शंकराचार्य ने। दूसरा विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत मतलब विशिष्ट प्लस अद्वैत, इसके प्रोपोनेंट थे रामानुजाचार्य। थर्ड है द्वैता, द्वैता वेदांत, इसके प्रवर्तक थे माधवाचार्य। और उसके अलावा जैसे शुद्धाद्वैत वेदांत हो गया, जिसके प्रमोटर वल्लभाचार्य थे। और 6th सब स्कूल था अचिंत्य भेद अभेद वेदांत, और इसे चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया था। चैतन्य महाप्रभु इसके प्रोपोनेंट थे। तो जो दूसरा था विशिष्टाद्वैत, उसको रामानुजाचार्य उसके प्रमोटर थे। तो इस विशिष्टाद्वैत का मतलब क्या है, हम अब इसको देखेंगे। देखो विशिष्टाद्वैत 2 शब्दों से मिलकर बना, विशिष्ट प्लस अद्वैत। और अद्वैत को भी अगर हम देखें तो फर्दर 2 शब्द हैं, अ प्लस द्वैत, मतलब 2 नहीं सिर्फ एक ही, सिर्फ एक। इसका मतलब क्या है? मोनोइज्म। तो अद्वैत का सिद्धांत क्या बोलता है कि सिर्फ एक ही तत्व विद्यमान है और वो है ब्रह्मा। सिर्फ एक तत्व विद्यमान है, वो है ब्रह्मा। लेकिन इसकी विशिष्ट बात क्या है कि जो ये ब्रह्मा है वो एक ही तत्व है, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी है, ये कई रूपों में विद्यमान है। और इसकी जो ये बहुलता है, यही इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए इसको विशिष्ट प्लस अद्वैत। अद्वैत मतलब क्या हो गया कि ब्रह्मा सिर्फ एक है, वो एक ही तत्व पूरे संसार में विद्यमान है। और विशिष्टता क्या है इसकी, किसकी मल्टीप्लिसिटी पाई जाती है, इसकी बहुलता पाई जाती है। तो ये विशिष्ट हो गई, ये एक विशिष्ट विशेषता हो गई। इसलिए इसको कुल मिलाकर क्या बोलते हैं? विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत क्या बोलता है? वो एक तो वो यूनिटी की बात करता है, किसमें जो ये मल्टीप्लिसिटी है और जो डाइवर्सिटी है, जो भी विविधता है, ये वाली मल्टीप्लिसिटी, विविधता, बहुलता ये पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसमें यूनिटी का समावेशन है। तो विशिष्टाद्वैत क्या है? इट इज अ नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी। नॉन ड्यूअलिस्टिक मतलब 2 नहीं, इट इज अ नॉन ड्यूअलिज्म ऑफ द क्वालिफाइड होल in which Brahma alone exists but is characterized by multiplicity. It can be described as a qualified monoism, विशिष्ट वेदांत, और qualified non-dualism, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, या फिर एट्रीब्यूटिव मोनिज्म, विशेषक वेदांत भी इसको बोलते हैं। It is a school of Vedanta philosophy that believes in all diversity, subsuming to an underlying unity. Underlying unity क्या कि ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा में ही समावेशित है। जितनी भी डाइवर्सिटी है, ऑल डाइवर्सिटी, जितनी भी डाइवर्सिटी है, मतलब ब्रह्मा के रूपों की जो मल्टीप्लिसिटी है, वो एक यूनिटी में विराजमान है। मतलब उसकी वो एक यूनिटी के तहत है ये सब कुछ। तो कुल मिलाकर ब्रह्मा एक तत्व है और इसकी स्पेसिफिक विशेषता क्या है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी पाई जाती है और उनमें भी एकता है। तो ये था विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत वेदांत। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओव एलिजेंस टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट, कि भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। फिर है इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट।
कि कोई ऐसा सिटीजन जिसने बर्थ के द्वारा बाय बर्थ जन्म से नागरिकता ग्रहण करी हो, सिर्फ वही प्रेसिडेंट के पद के लिए योग्य होता है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है। भारत के नागरिक सिंगल सिटीजनशिप ग्रहण करते हैं, ना कि स्टेट की अलग। जैसा कि अमेरिका में क्या है, यूएसए में और स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वहां पे सिटीजन्स को स्टेट सेंटर की अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और स्टेट की सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में ये नहीं है। उसे केवल इंडिया की सिटीजनशिप उन्हें लेनी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के नागरिक सिर्फ यूनियन के प्रति निष्ठावान होते हैं, ना कि दोनों यूनियन और स्टेट के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो ये स्टेटमेंट अमेरिका के केस में तो, यूएसए के केस में तो सही है, लेकिन भारत में जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है वो भी एलिजिबल बाय बर्थ, और जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू। डू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। हमारे संविधान में संघीय ढांचे को अपनाया गया है, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड करा गया है। एनविसाजेस अ ड्यूल पॉलिटी, सेंटर एंड स्टेट। और दो राजनीति पाई जाती हैं, सेंटर के अलग और स्टेट के अलग। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। फिर भी भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता मिली हुई होती है, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप लाइक इन कनाडा। मतलब उन्हें भारत का नागरिक बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मान लो किसी एक स्टेट का है, मान लो कोई नागरिक तमिलनाडु का है, तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि वो भारत का भी नागरिक है और तमिलनाडु का भी अलग से, उसको कोई सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। उसको भारत का नागरिक ही बोला जाएगा, जैसा कि कनाडा के केस में होता है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओव एलिजेंस ओनली टू द यूनियन। इसका मतलब क्या है कि भारत के नागरिक सिर्फ यूनियन के प्रति, सिर्फ संघ के प्रति निष्ठावान होते हैं। देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। कोई सेपरेट किसी स्टेट की कोई अलग से सिटीजनशिप नहीं लेनी होती। द अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। दूसरे स्टेट जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड है, जहां पे ट्रू फेडरलिज्म को अपनाया गया है, मतलब सेंटर और जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स का डिवीजन है वो एक बहुत ही रिजिड तरीके से करा गया है। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। तो यूएसए और स्विट्जरलैंड में क्या है, वहां पे डबल सिटीजनशिप को अपनाया जाता है। इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन। तो बाय बर्थ भी और नेचुरलाइज्ड सिटीजन दोनों ही एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सिर्फ वही सिटीजन जो कि बाय बर्थ, जो जन्म से नागरिक होते हैं, ना कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन, वही एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। संविधान का मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जिसको दिया था, पहली बार इंट्रोड्यूस करा था, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है, इट फर्स्ट एमर्ज्ड इन द केशवानंद भारती केस। तो ये स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे पहली बार केशवानंद भारती केस में दिया था। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इट वीकन्स द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान में उसको संशोधन करने से रिलेटेड जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में जो एक बैलेंस है, ये इसको कमजोर बनाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। वन थिंग दैट हैज हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उसमें टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं। उसके टाइम टू टाइम जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस इवोल्यूशन में एक बहुत ही सही योगदान रहा है किसका, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। जो संविधान का मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है, उसने बहुत ही इसमें योगदान दिया है। द जुडिशरी एडवांस्ड दिस थ्योरी। जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में इसे दिया था। दिस रूलिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वे। और वो निम्नलिखित प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में सहायता करती है। पहला है, इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी संसद की जो संविधान को संशोधन करने की जो पावर है, उस पर ये कुछ लिमिट सेट करता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है
और वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा और उस एक्ट को नल एंड वॉइड करार दे देगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि पार्लियामेंट के द्वारा एनजेएसी लाया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर को, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको संविधान का मूल ढांचे के, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया और कह दिया कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है तो वो मूल ढांचे का, संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट होगा। तो उन्होंने एनजेसी को नल एंड वॉइड कर दिया था। इसका ये बेस्ट एग्जांपल है, इट अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को हमारे संविधान के सभी पार्ट्स को अमेंड करने की अमेंड करने की अनुमति देता है विद इन दिस लिमिट। मतलब संसद को इस मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसके अलावा वो किसी भी पार्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। It places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes the basic structure। तो 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या निर्णय दिया था कि ये डिसाइड करना कि संविधान के मूल ढांचे का किसी अमेंडमेंट के द्वारा हनन हो रहा है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम बोलते हैं कि भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि इसे तो 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, तो हमारे मूल संविधान में इसका कोई कहीं भी जिक्र नहीं है। इट हैज अमर्ज फ्रॉम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशरी की व्याख्याओं के द्वारा इसको एमएस करा गया है। दस द जुडिशरी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन हैव प्रैक्टिकली अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। तो आप देख रहे हैं कि जुडिशरी ने कोई फॉर्मली कोई अमेंडमेंट भी नहीं करा और फिर भी प्रैक्टिकली क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। मतलब एक लिमिट सेट कर दी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पर। ऑल लिविंग डॉक्यूमेंट्स इवॉल्व इन दिस मैनर थ्रू डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्पिटिशन एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। Since 1973, the court has in many cases elaborated upon this theory। और बहुत सारे 1973 के बाद ऐसे केस आए हैं जब संविधान ने बेसिक स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट है उसको एलाबोरेट करा है एंड मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन करी है कि कौन कौन से एक्ट या फिर कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस संसद ला रही है जो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आते हैं या फिर नहीं आते हैं, एंड गिवन इंस्टांसेस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So the basic structure doctrine has further consolidated the balance between rigidity and flexibility। तो जो ये हमारे संविधान को में अमेंड करने की जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में जो बैलेंस बनाया गया है वो उसको एक शक्ति प्रदान करता है, ना कि उसको कमजोर बनाता है। बाय सेइंग दैट सर्टेन पार्ट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इसमें क्या बोला है, रिजिडिटी कैसे फॉलो करी गई है कि कुछ पार्ट्स तो चेंज नहीं, बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकते, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या कि जो संविधान का मूल ढांचा है आप उसको कोई हानि मत पहुंचाओ, उसके अलावा संसद जो है वो संविधान के सभी पार्ट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस को बनाए रखने का भी काम करती है। While by allowing amendments to all others, it has underlined the flexible nature of the amending process। 94th क्वेश्चन है आर्टिकल 20 से रिलेटेड। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अपराध से दोषसिद्धि से संरक्षण की ये बात करता है। पहली स्टेटमेंट थी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ शैल बी एनेक्टेड विदर अ सिविल और क्रिमिनल मैटर। मतलब पिछली तारीख से कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं किया जा सकता, ना ही सिविल केस में और ना ही क्रिमिनल मैटर्स में। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लोज 1 सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो कानून लाने से संरक्षण प्रदान करता है, ना कि सिविल केसेस में। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिविंग थंब इंप्रेशंस एंड ब्लड स्पेसिमेंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उससे ये थंब इंप्रेशंस और ब्लड स्पेसिमेंस लिए जा सकते हैं, ये मांगने पर आर्टिकल 20 के क्लोज 3 से उसे संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इन केस ऑफ करप्शन चार्जेस अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन चार्जेस लग जाते हैं, इधर द कोर्ट और डिपार्टमेंट शुड टेक एक्शन टू अवॉइड डबल जेपर्डी। तो उसके खिलाफ या तो कोर्ट में या तो सिर्फ डिपार्टमेंट्स में एक्शन लिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर डिपार्टमेंट्स उसे सजा देते हैं तो उस केस में वो क्रिमिनल डबल जेपर्डी के तहत संरक्षण आर्टिकल 20 के क्लोज 2 के तहत वो संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि जो संविधानवाद है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की, सीमित सरकार की फिलोसफी से संबंधित है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स दिस फिलोसफी, तो कौन सी संविधान की कौन सी फीचर इस फिलोसफी को एनफोर्स करती है, लागू करती है, इसके बारे में बताती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सरकार की शक्तियों को सीमित भी करता है। क्यों? क्योंकि जो भी अगर कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाकर काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर टाइम टू टाइम जजमेंट्स देकर लगाम लगाता रहता है सरकार की शक्तियों पर। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, ना कि पार्लियामेंट। तो पहला क्या बोला गया, पहली स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनका हनन होने पर अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इनका हनन करती है तो ये सिटीजन्स सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सरकार की शक्तियों को लिमिट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरा, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी तो सरकार से ही तो ये रिलेटेड है और ये जो है वो जुडिशियल नेचर के नहीं होते, मतलब ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या था, अगर इनका हनन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो सिटीजन्स के लिए ड्यूटी होती है, ये किसी गवर्नमेंट की ड्यूटीज को शो नहीं करती है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है और गवर्नमेंट ने अगर फॉलो इसको नहीं करा है, इसको पूरा फुलफिल नहीं करा है तो उसके खिलाफ सजा, तो उसको जो है उसकी शक्तियों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लिमिट करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट करा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये सिटीजन्स से रिलेटेड है। तो हाँ, आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ऑल अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधानवाद से तात्पर्य सीमित सरकार से है। इसका मतलब ये है कि जो भी पावर्स सरकार को दी गई हैं वो अनलिमिटेड नहीं है बल्कि वो लिमिटेड है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस का काम करते हैं सरकार की पावर्स पर, जैसे कि स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट सिटीजन्स राइट टू एक्सप्रेस स्पीच एंड लिबर्टी। इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पेक्ट, अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जो पीड़ित नागरिक है, पीड़ित जो सिटीजन है, वो जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनके राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जा सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे कैन एक्ट एज कॉन्स्टेंट। तो इस केस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक प्रतिबंधों का काम ये करते हैं। लेकिन जो डीपीएसपीज हैं वो सरकार पर किसी प्रतिबंध का, किसी सीमा, लिमिटेशंस का काम वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल एंड दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और देश का शासन चलाने के लिए इन्हें आधारभूत माना जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो सिटीजन्स पर कॉन्स्टेंट्स या लिमिटेशंस लगाती हैं, ना कि सरकार पर। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो डू नॉट लिमिट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार की गतिविधियों पर सीमा नहीं लगाती हैं। अगले क्वेश्चन है, इफ अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, अगर संविधान के आर्टिकल 352 के तहत अगर प्रेसिडेंट ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है तो उस टाइम पे ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पर, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके 3 आधार हो सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर बाहर से किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो या फिर किसी देश के साथ वॉर, युद्ध हो रहा हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो पहली स्टेटमेंट है, तो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। देखो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 358 और 359 है, जिसको हमने पहले किसी किन्हीं क्वेश्चन से इसी टेस्ट सीरीज में पहले एक बार और क्वेश्चन आया था आर्टिकल 358 और 359 से रिलेटेड, वहां इसको अच्छे से डिटेल में कवर करा है। आई होप आपने वहां से इसको देख लिया होगा। तो आर्टिकल 358 और 359 किससे रिलेटेड है? जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल्स हैं। लेकिन आर्टिकल 358 है वो सिर्फ 2 केस में लागू होता है, या तो वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो आर्म फोर्सेस के केस में अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 359 की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल 358 की बात हो रही थी, ठीक है। और आर्टिकल 359 क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि वो नागरिकों के कोर्ट में जाने के अधिकार को
सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए अगर नागरिक नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर कोर्ट में जाते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो इस राइट को सस्पेंड करना आर्टिकल 359 में आता है। और ये आर्टिकल 359 तीनों ही केसेस में, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तीनों ही केसेस में ये लागू होता है। तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। मतलब जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को सस्पेंड नहीं करा जा सकता, ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये स्टेटमेंट आधी सही है आधी गलत। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 तो सही है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 22 नहीं, आर्टिकल 20 होगा। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को सस्पेंड नहीं करा जा सकता नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स 358 और 359 हैं, वो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं? वो डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस पर फंडामेंटल राइट्स पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो सभी चीजें हैं वो आर्टिकल 350 और 359 में दी गई हैं। आर्टिकल 358 क्या बोलता है? आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात करता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 जो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स बच गए उनके सस्पेंशन से ये रिलेटेड है। किसको छोड़कर? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, जब भी नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 में जो भी आर्टिकल 19 के अंडर जो भी 6 सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। उसके लिए राष्ट्रपति को कोई अलग से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 359 में जिसमें और फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन करने से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब उस और प्रेसिडेंट के उस ऑर्डर में जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है, जिन जिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में के सस्पेंशन के बारे में बात करी गई है, तो वो सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है और उसी टाइम तक जो टाइम ऑर्डर में मेंशन है। 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन है उसने आर्टिकल 358 पर भी और आर्टिकल 359 दोनों को लिमिट करा है, दोनों को रेस्ट्रिक्ट करा है। कैसे? क्योंकि जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो हमने अभी देखा था कि नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और जो आर्म्ड रिबेलियन है, 3 बेसिस पर लगाई जा सकती है। मूलतः संविधान में क्या था कि आर्टिकल 358 इन तीनों पर लागू था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें से आर्म्ड रिबेलियन को हटा दिया गया और अब सिर्फ 2 ही केसेस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, वो है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो फर्स्टली द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन के केस में ऐसा नहीं होगा। आर्म्ड रिबेलियन के केस में आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या कहा था? दूसरा ये ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉज। मतलब कोई भी कानून जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है और इस कानून के तहत अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन इस कानून के तहत लिया गया है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है, उसको भी चैलेंज करने से प्रोटेक्शन मिलता है और लॉज को नहीं। आर्टिकल 359 अथोराइजेस द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट। मतलब किसी भी कोर्ट में जाने के अधिकार को सस्पेंड करता है, रोकता है। किसके लिए? लोग किसके लिए जा सकते हैं? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड। मतलब डायरेक्टली तो ऐसा नहीं मेंशन है कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, लेकिन इनडायरेक्टली तो ऐसा होता है, उनकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं करा सरकार ने, फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली सस्पेंड नहीं करा जाता, लेकिन अगर इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने का जो अधिकार है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली तो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर ऐसा पूछे कि डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 359 के तहत, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इसको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देते हैं। द सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड।
मतलब जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के अधिकार को प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आर्टिकल 358 में हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी लगते ही, उसके लिए किसी सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 के केस में प्रेसिडेंट को ऑर्डर के थ्रू आदेश देकर एक आदेश जारी करना पड़ेगा, उसमें लिखित में देना पड़ेगा कि इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा। फर्दर द सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी और फॉर अ शॉर्टर पीरियड एज मेंशन्ड इन द ऑर्डर। और फंडामेंटल, मान लो देश में 6 मंथ्स के लिए नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और उनमें से ऑर्डर में ये लिखा है कि 4 मंथ्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, तो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए ही ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, पूरे 6 मंथ्स के लिए नहीं। एंड द सस्पेंशन ऑर्डर में एक्सटेंड टू द वॉल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये ऑर्डर जरूरी नहीं है कि ये पूरे देश पर ही एप्लीकेबल हो, अगर ये किसी स्टेट में या स्टेट के किसी एक पार्ट में भी सस्पेंड हो सकते हैं। इट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने अप्रूवल के लिए इन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा। The 44th Amendment Act of 1948 restricted the scope of Article 359। तो आर्टिकल 359 को भी रेस्ट्रिक्ट करा गया था 44वें संविधान संशोधन में। वो कैसे था? पहला तो ये कि पहले आर्टिकल 19 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स बच गए, आर्टिकल 14 से 35 के बीच जितने भी फंडामेंटल राइट्स बच गए आर्टिकल 19 को छोड़कर, तो आर्टिकल 359 के प्रोविजन सबसे संबंधित थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड, आर्टिकल इस कैटेगरी से बाहर कर दिया और प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। और आर्टिकल 21 राइट, जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, तो ये एनफोर्सेबल रहेंगे चाहे बेशक से इमरजेंसी लगी हुई हो। दूसरा क्या था? दूसरा सेम प्रोविजन जो हमने आर्टिकल 358 में देखा कि सिर्फ उन्हीं ऑर्डर को, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड, सिर्फ वही कानून प्रोटेक्टेड होंगे जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। और इन लॉज के अंडर अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, बाकी कानूनों को नहीं। तो ये हमने अगेन आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 को देख लिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 97th क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल ऑफिसर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला ये, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 350 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 350 के अंदर इसको बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1953 से 55 में जो फजल अली आयोग था, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी हम कह सकते हैं, तो फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनाया गया था। उसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया गया, और पार्ट 17 में, हमारे संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल 350 को ऐड करा गया था, और उसमें क्या प्रोविजन था? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड प्रोविजंस थे, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। दूसरा है, इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम पढ़ते हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, ये बहुत दोनों के लिए, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, क्या ये दोनों माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड मुद्दे देखता है, ना कि रिलीजियस से भी। तो स्टेटमेंट ए ओनली, वन ओनली, हमारी ए सही आंसर हो जाएगा। Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to the special officer for linguistic minorities. Origin Constitution में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। बाद में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, जिसको हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं, उसने रिकमेंडेशन दी थी, इसके संबंध में रिकमेंडेशन दी, और उसके बाद 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे संविधान के पार्ट 17 में एक नया आर्टिकल 350 जोड़ा गया, जिसके तहत स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का प्रावधान किया गया। देयर शुड बी, वहां पे क्या बोला कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक
स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उसकी ड्यूटी क्या होगी? वो इन्वेस्टिगेट करेंगे सभी मैटर्स को ओनली रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यकों के ये मैटर्स को ये देखेंगे। ही वुड रिपोर्ट, और वो किसको रिपोर्ट देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अपॉन दोज मैटर्स एट सच इंटरवल्स एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट, मतलब जिन उन सभी इंटरवल्स पर जब भी प्रेसिडेंट ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मांगेंगे। द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स, और जो प्रेसिडेंट है वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रस्तुत करेंगे एंड सेंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। और अगर ये किसी राज्य से संबंधित है तो उनको भी ये उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा। 98th क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, डीपीएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स, मतलब नीचे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में दिया गया है और पूछा है कि इनमें से कौन से गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपीज को इफेक्ट देने के लिए, उनको लागू करने के लिए लिए गए हैं, सरकार के द्वारा लिए गए हैं। पहला है ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स फॉर पीपल अबाउट 65 ईयर्स। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई और भी जो बुढ़ापा पेंशन है, ये सभी स्कीम्स हैं जो कि 65 साल से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 41 है उसमें इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। फिर है एडॉप्शन ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों? हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड बात करी गई है कि सरकार जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन को बरकरार रखेगी, उनकी शक्तियों को, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को इंप्लीमेंट करेगी। आर्टिकल 50 में इससे संबंधित बातें हैं और सीआरपीसी को अडॉप्ट करना इसी की दिशा में एक कदम था। फिर है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमने एक डीपीएसपी ये भी पढ़ा कि सरकार जो है वो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करेगी। आर्टिकल 48 में हम इससे संबंधित प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। फिर है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। देखो हम बहुत सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स भी देखते हैं, हम डीपीएसपीज में कुछ तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करा गया है, लिबरल प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हम देखते हैं। तो महात्मा मनरेगा के तहत क्या होता है कि लोगों को, ये परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये भी डीपीएसपीज का ही एक पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 43 राइट टू वर्क से रिलेटेड है, लोगों के राइट टू वर्क का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास करेगी। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये सभी काम सरकार के, ये सभी इनिशिएटिव सरकार के द्वारा डीपीएसपीज को एनफोर्स करने के लिए लाए गए थे। तो पहला हमने ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड देखा था, वो आर्टिकल 41 का पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट, इन सभी में नागरिकों की सहायता करता है। इट इज एम्ड टू, दूसरा आर्टिकल 50 सीआरपीसी से रिलेटेड था। तो आर्टिकल 50 विच एक्सप्लिसिटली कॉल्स फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात करी गई है और सीआरपीसी को लाना इस दिशा में एक कदम था। Thus the judicial powers vested with district authorities like collectors, तहसीलदार etc. was taken away. आर्टिकल 48 एनिमल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोविजंस हमने देखे थे। फिर है हमने एमजी नरेगा इनिशिएटिव देखा था, वो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43 दोनों से संबंधित है। तो ये सारे ही डीपीएसपीज को एनफोर्स करने से रिलेटेड इनिशिएटिव थे। 99वें क्वेश्चन में, 99th क्वेश्चन में क्या पूछा है? टीम इंडिया विंग ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ, जो नीति आयोग की टीम इंडिया विंग है वो किससे रिलेटेड है? प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, top notch domain experts, specialists and scholars, young scholars and student interns working with नीति आयोग। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगी बी, सभी स्टेट्स से और सेंट्रल मिनिस्ट्री से संबंधित जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसकी टीम इंडिया, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग से संबंधित है। देखो नीति आयोग में कई सारी स्पेशलिस्ट विंग है, जैसे कि रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग्स हो गई जो कंसल्टेशन के लिए और रिसर्च का जो काम करेंगे, रिसर्च विंग, टीम इंडिया विंग जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि इसमें सभी स्टेट्स के, मिनिस्ट्रीज के और सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100th क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजन्स, मतलब इनमें से भारत का संविधान इसके नागरिकों को क्या प्रोवाइड करवाता है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हमारे संविधान में आर्टिकल 17 और 18 इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स है वो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो कि पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है, पब्लिक सर्विसेज में प्रमोशन से, अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सर्विसेज इससे रिलेटेड है, तो ये भी हमारा संविधान इसे भी प्रोवाइड करवाता है। इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स, देखो आउटकम्स का मतलब ये है, आउटकम्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सभी के पास इक्वल हेल्थ, इक्वल वेल्थ हो, इक्वल सभी की इक्वल इनकम हो, सभी की इक्वल वेल्थ हो, तो हमारा संविधान इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की गारंटी नहीं देता। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के आगे सब समान है, तो आर्टिकल 14 इस बारे में बात करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। So the Constitution of India provides certain rights in form of equalities और इक्वल ट्रीटमेंट टू इट्स सिटीजन्स। इक्वलिटीज या फिर इक्वल ट्रीटमेंट की फॉर्म में हमारा संविधान इसके नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या है कि सभी सिटीजन्स ऑल सिटीजन्स हैव द सेम स्टेटस इन सर्टेन रिस्पेक्ट, मतलब कुछ केसेस में उसके सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, जैसे कि सिविल राइट्स हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ये सभी। आर्टिकल 17 एंड 18 एम एट प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, और आर्टिकल 17 और 18 का यही उद्देश्य है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्रदान किया जाए। आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी के एबोलिशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स अवार्डिंग ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल दिए जाते हैं, पदवी दी जाती थी पहले अंग्रेजों के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो ये उसको प्रोहिबिट करता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर की समानता। आर्टिकल 15 और 16 हमारे संविधान के आर्टिकल 15 और 16 अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे संविधान में आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन रूल ऑफ लॉ। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में सभी नागरिक समान है। आर्टिकल 14 एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स ये हमारा संविधान प्रोवाइड नहीं करवाता, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी लोगों के पास लगभग सेम वेल्थ हो, सेम इनकम हो, और विच द जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देयर लाइव्स आर अलाइक, मतलब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी एक समान होनी चाहिए। तो हमारा संविधान जो है इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की गारंटी नहीं देता है। तो इसके साथ ही आज हमने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज फर्स्ट को खत्म कर दिया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की आप और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।